Once you have enough money, go back to India with OCI card and enjoy your life there with your friends and family. 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट पढ़ा कि भाई अगर आप एज एन इमिग्रेंट कनाडा आते हो, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पीआर लेके या फिर वर्क परमिट लेके आते हो, फिर पीआर ले लेते हो, जैसे भी आप कनाडा आते हो और फिर अपनी कमाई वगैरह करना शुरू कर देते हो, तो उसके बाद आपको कनाडा के अंदर अपनी ज़िंदगी किस तरीके से व्यतीत करनी चाहिए, मतलब स्पेंड करनी चाहिए, और एट दी एंड मतलब जब आप रिटायर हो जाओ या फिर जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कनाडा में ही रहना चाहिए या फिर इंडिया वापस चले जाना चाहिए। तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी, ये उनका ओपिनियन है। इसमें से एक दो चीज़ों के साथ मैं अग्री नहीं करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्टिल बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा वो किसी और का ओपिनियन है, वो ऐसी ज़िंदगी प्रॉबेबली कनाडा के अंदर व्यतीत कर रहे हैं, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। एक दो चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हाँ सिस्टम एकदम सेट है। तो बेसिकली यार जैसे ही आपकी कनाडा के अंदर कोई जॉब लग जाती है या फिर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और आपकी कोई इनकम आना शुरू हो जाती है, तो इस कमेंट के हिसाब से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना TFSA खुलवाना है। ऑल्दो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है, लेकिन फिर भी फटाफट से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली TFSA का मतलब होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। तो बेसिकली होता क्या है कि लेटर से आपके पास $100 है और वो $100 आप अपने नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में डाल देते हो और एक साल बाद वो $100 $110 बन जाते हैं। मे भी आपने कोई स्टॉक खरीदा था जो अप्रिशिएट हो गया या फिर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो $100 $110 बन गए। तो अगर वो नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में हुआ है तो वो $10 के ऊपर जो अप्रिशिएट हुआ ना, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर आपने अपने TFSA में किया होता, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में किया होता, तो वो 10 के $10 आपके होते। नॉन रजिस्टर्ड में हो सकता है कि आपकी पॉकेट में $7 $8 या फिर $6 आएंगे टैक्स देने के बाद। वो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टैक्स देना होगा। लेकिन अगर TFSA में करोगे तो भाई साहब सारे के सारे जो $10 हैं वो आपकी पॉकेट में जाएंगे। तो इन पर्सन का ये कहना है कि मैक्स आउट कर दो अपने TFSA को, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, रिसर्च करो, देखो कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट कमाना है, क्या करना है, लेकिन जितना हो सके अपने TFSA में उतना इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब TFSA के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको अपना RRSP मतलब रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, ये अकाउंट खुलवा लेना है। तो इसको शॉर्ट में बताता हूँ, ऑल्दो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फटाफट से समझा देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि आपकी कनाडा के अंदर पहली जॉब लगती है और आपका जो एनुअल पैकेज है वो है $80,000। तो $80,000 के ऊपर आपको कनाडा के अंदर कोई इनकम टैक्स देना होगा, जो कि 28%, 29% या फिर 30% जो भी होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप $10,000 अपने RRSP अकाउंट में डाल देते हो और उस अकाउंट के अंदर चाहे आप स्टॉक खरीदो या फिर नॉर्मल इंटरेस्ट वगैरह कमाओ, लेकिन $80,000 माइनस जो $10,000 अपने RRSP में डाले हैं वो बचते हैं $70,000। तो आपको सिर्फ $70,000 के ऊपर अपना इनकम टैक्स देना होगा। तो RRSP का ये हिसाब किताब होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि RRSP के अंदर भी अपना इन्वेस्ट करो, टैक्स वगैरह बचाओ, मतलब जितने पैसे बचा सकते हो वो बचाओ। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जब आप कनाडा के अंदर अपना पहला घर खरीद लेते हो, फर्स्ट होम बायर प्लान को यूज कर लेते हो, तो उसके बाद आपको RRSP अकाउंट में पैसे नहीं डालने चाहिए। लेकिन अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मेरी प्रेफरेंस ये है। तो उन्होंने ये बोला है पहले TFSA फिर RRSP। अब RRSP के बाद आपको अपना तीसरा अकाउंट खुलवाना है जिसका नाम है FHSA मतलब फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। तो बेसिकली ये जो अकाउंट होता है ना, ये TFSA और RRSP का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें TFSA के भी फायदे आपको मिल जाएंगे और RRSP के भी फायदे मिल जाएंगे। TFSA का फायदा क्या होगा, जो भी पैसा आप FHSA अकाउंट के अंदर डालोगे वो अगर ग्रो होगा तो पैसे निकालोगे तो उसके ऊपर आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना। ये तो TFSA का फायदा हो गया। लेकिन अगर आप अपनी इनकम से निकाल के जो भी FHSA के अंदर डालोगे वो टैक्स डिडक्टिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी $80,000 एनुअल सैलरी है, $10,000 आप अपने RRSP में डाल देते हो तो टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी होगी, $70,000। और $8,000 अगर आप अपने FHSA में डाल देते हो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो और कम हो जाएगी, वो बन जाएगी $62,000। तो $18,000 के ऊपर जो टैक्स लगना था वो आपका बिल्कुल नील हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, TFSA RRSP FHSA, इनका बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करो। जितना टैक्स बचा सकते हो उतना बचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा मनी आपकी पॉकेट्स के अंदर आए और उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। लेकिन हाँ, टैक्स बचाने का एक और तरीका होता है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह शो कर सकते हो, जो भी लेजिट एक्सपेंसेस हैं, तब भी आप काफी ज्यादा कनाडा के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर आई गेस अपना टैक्स सेव कर लोगे। और जब टैक्स की बात आती है तो मेरे माइंड में हमेशा टोरंटो टैक्स बुटीक वाले आते हैं, क्योंकि उनसे
मैं पिछले 5 सालों से अपना टैक्स फाइल करवा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से मेरी टैक्स फाइलिंग करते हैं, रिफंड बहुत बढ़िया आता है, टैक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा सेव करवा देते हैं। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा उनको, उनकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं, सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर PR पे हो या फिर वर्क परमिट पे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, ऊबर, स्किप, डोडैश जो भी कर रहे हो, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल हेल्प यू आउट टू सेव टैक्सेस इन कनाडा एंड मैक्सिमाइज योर रिफंड इन कनाडा। अब जैसे अपने तीनों अकाउंट खुल जाते हैं, TFSA, RRSP, FHSA, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम कर रहे हैं, पैसे को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि US के अंदर भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, क्योंकि US पता ही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं, जो टेक जायंट्स हैं वहीं पे हैं, तो उनके स्टॉक्स खरीदना काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप कनाडा के अंदर हो तो डेफिनेटली US के भी स्टॉक्स खरीदो, US की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा और ज़्यादा ग्रो करेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन हाँ, एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि TFSA के अंदर अपने US स्टॉक्स वगैरह मत खरीदना, क्योंकि US स्टॉक से जो भी डिविडेंड आएगा उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार ऑब्वियसली मैंने भी अपना TFSA, RRSP और FHSA अकाउंट खुलवा रखा है, मैं भी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं? वेल्थ सिंपल को। और अगर आप उसी को यूज करके अपना RRSP, TFSA, FHSA खुलवाना चाहते हो, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लिंक जो है, जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको यूज करके अगर आप वेल्थ सिंपल डाउनलोड करोगे, अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाओगे, तो आपको भी कुछ फायदा होगा, मेरे को भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों की जो 5 उंगलियां हैं की के अंदर हो जाएंगी। उसके बाद उनका ये कहना है कि यार छोटी सिटीज में मत रहो कनाडा के अंदर, बड़ी सिटीज के अंदर रहो, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या फिर GTA रीजन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, जहां पे आपको लोग वगैरह देखने को मिलेंगे, जहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है बढ़िया है, ताकि आपको अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने की जरूरत ना पड़े, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज करो। क्योंकि जब हम गाड़ी खरीद लेते हैं तो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, गैस का भी खर्चा होगा, इंश्योरेंस भी खाम का देनी पड़ती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर आप बड़ी सिटी के अंदर रहोगे तो आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे कम्यूट कर पाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके। और उसके ऊपर उनका ये भी कहना है कि यार घर भी मत खरीदो, रेंट पे रहो, क्योंकि जब हम घर खरीदते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ मॉर्गेज ही तो नहीं होगी, $2600, $3000, $3500, लेकिन उसके ऊपर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की, मेंटेनेंस, रिपेयर करानी पड़ जाती है, कार्बन टैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली उन्होंने यही लिखा था कि काफ़ी सारे खर्चे होते हैं मॉर्गेज के ऊपर। तो ये मान के चलो कि आपकी अगर $3000 की मॉर्गेज है तो आराम से आपका जो खर्चा है वो 3700, 3800 होगा। लेकिन अगर आप रेंट पे रहोगे तो लेटर से आपका जो रेंट है वो है $2500, तो वो $2500 ही रहेगा, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपकी पॉकेट में फिर से ज़्यादा पैसे बचेंगे और उस पैसे का आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो या फिर जो भी कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अपनी एज के जो लोग हैं ना, वैसे लोग ढूंढने की कोशिश करो, उनके साथ फ्रेंडशिप करो, फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, जितने हो सके उतने अपना नेटवर्क एक्सपैंड करो, और जो भी यहाँ कनाडा के अंदर आपकी फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एक्टिविटीज़ करो, एक्सपीरियंसेस वगैरह गेन करो। और साथ के साथ जो बैड चीज़ें होती है ना, बैड एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मैं क्या ही बोलूँगा, ऐसे उन चक्रों में मत पड़ो जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खराब होती है, वो सारे काम मत करो। लेकिन हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपको यहाँ कनाडा के अंदर अकेलापन फील ना हो, क्योंकि सबको पता है कनाडा के अंदर थोड़ा बहुत अकेलापन वाला हिसाब किताब तो है। दोनों वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। एक वीडियो मैंने तब बनाई थी जब कनाडा की इकॉनमी काफ़ी बढ़िया चल रही थी 2021 में, और ये वीडियो अभी मैंने रिसेंटली बनाई है 2025 में, जब कनाडा की इकॉनमी डगमगा रही है, तो दिक्कत तो है। फिर उन्होंने यार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मेनली सोशल मीडिया की वजह से, कि भाई अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। क्योंकि जब आप कंपैरिजन में आ जाते हो, किसी और बंदे के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तो तब जेलसी आ जाती है, एनवी आ जाती है। तो उस केस में आप वो सारे काम करना शुरू कर देते हो जो आपने पहले प्लान नहीं किया था, लेकिन किसी और को देख के कि भी उसने घर खरीद लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने ऐसा कर लिया, उसने वो चीज़ खरीद ली, फिर आप भी थोड़ा थोड़ा आपका अंदर से मन करता है कि यार मैं भी ये सारी चीज़ें खरीदता हूँ, मैं भी ये सारे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी वैसी लाइफ चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में नहीं आओगे तो आपकी जो प्लानिंग है वही चलती रहेगी। तो प्लीज़ कंपेयर मत करो। अब ये जो जेलसी और एनवी है ना, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन के बेसिक ट्रेट्स हैं। डेफिनेटली यार सबके अंदर होता है, हो ही जाता है कभी ना कभी किसी को देख के, दोस्त को, रिश्तेदार को देख के कि भाई इसके पास तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो अपनी लाइफ के अंदर ये कर रहा है, मैं तो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं रहा, मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो वो जेलस वाली भावना आ जाती है, ह्यूमन नेचर होता है, डेफिनेटली अंडरस्टैंड। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि भाई अगर आपके किसी फ्रेंड ने लेटर से आज बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी खरीदी
खरीदी और आपको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है कि यार उसने तो गाड़ी खरीद ली। वो दोस्त जो आपको यहाँ कनाडा आने के बाद मिला था 2 साल पहले। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि यार जिस दिन आपके दोस्त ने एक गाड़ी खरीदी है ना, उसी दिन कम से कम 10,000 लोगों ने गाड़ी खरीदी है। जस्ट बिकॉज आपको अपने दोस्त का नाम पता है या फिर 2 साल पहले उसको आप जान गए थे तो आप जेलस फील कर रहे हो। लेकिन वो जो 10,000 लोग हैं उनको तो आप नहीं जानते और उनके गाड़ी खरीदने पे तो आप जेलस नहीं कर रहे हो। तो अगर हम किसी को जान लेते हैं तो वो जेलसी होने लग जाती है, किसी को जानते नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये सोचो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और उसके ऊपर से 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, आई डोंट नो। मेरे को नहीं पता। अगर कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई ये कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ वो कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको हो रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर तो कुछ नहीं है, तो ये बताना चाहूँगा कि आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में और क्या चीज़ें चल रही हैं। बस आप सरफेस लेवल पे चीज़ें देख के जेलस फील करना शुरू कर देते हो कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता उसकी लाइफ में डीप इनसाइड क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, लाइफ में अपनाओगे तो ये जेलसी, एनवी वगैरह बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर उनका ये कहना है कि यार हेल्दी रहने की कोशिश करो, दिन में कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जिम के अंदर बिताओ या फिर घर के अंदर ही एक्सरसाइज वगैरह करो, वॉक पे जाओ, रनिंग कर सकते हो तो रनिंग करो। मतलब किसी ना किसी तरीके से अपनी जो बॉडी है ना उसको एक्टिव रखो ताकि आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे। उसके ऊपर से जंक को अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा शुगर को अवॉइड करो। कनाडा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आदत पड़ जाती है, कॉफ़ी उठा ली स्टारबक्स से, टिम हॉर्टन से, मैकडॉनल्ड से, या फिर कोई बर्गर उठा लिया, ये चीज़ खाने के लिए उठा ली, जा रहे हैं गाड़ी में, भाई साहब क्रूसॉन दे दो या फिर वो बेगल दे दो या फिर डोनट दे दो। ये सारी चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करो। मतलब 1 महीना अगर शुगर के बिना बिता लोगे ना तो उसके बाद आगे सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी। फिर उनका ये कहना है कि वंस यू हैव इनफ मनी, गो बैक टू इंडिया विद OCI कार्ड एंड एंजॉय योर लाइफ देयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब इतना पैसा कनाडा के अंदर कमाओ, मतलब दबा के इन्वेस्टमेंट्स करो, दबा के मेहनत करो, बढ़िया तरीके से वेल्थ कमाओ और उसके बाद अपनी होम कंट्री में वापस चले जाओ। ज़रूरी नहीं है इंडिया, कोई भी जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ वापस चले जाओ और इतना पैसा कमाओ कि आपको इंडिया में जाकर कोई काम कुम ना करना पड़े। बढ़िया आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बढ़िया आपके सोर्स ऑफ इनकम है कि वहाँ से पैसा आ रहा है, बैठे बैठाए आप खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। और हाँ, कनाडा की सिटीजनशिप ज़रूर ले लेना ताकि आप अलग अलग कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर पाओ, तभी मज़ा आएगा। ना सिर्फ एक ही जगह पे बैठे रहोगे, पैसे बोर हो जाओगे ना, तो घूमने फिरने को मिलेगा। तो उनका ये कहना है कि ऐसे लाइफ बिताओ और उसके बाद एंड में उनका ये कहना है कि भाई डाई इन पीस। तो बेसिकली यार उन्होंने एक तरीके का ब्लूप्रिंट दिया है कि किस तरीके से आप कनाडा के अंदर या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो, दबा के पैसे कमा सकते हो और जब आपको लगे कि भी इनफ पैसा हो गया, अपनी होम कंट्री में वापस जाके अपनी बढ़िया चिल ज़िंदगी अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ बिता सकते हो। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अग्री भी करता हूँ और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आपकी साइड से भी होगा। तो कॉमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करना और ये भी बताना चाहूँगा कि यार दुनिया में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हीरो है, ये विलन है, ऐसा कभी नहीं होता। सब ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है हर एक चीज़ में। उसी तरीके से जो कनाडा है ना, उसके बारे में भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। अगर अच्छी चीज़ें जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, अगर बुरी चीज़ें जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो और टैक्स फाइल करवाना चाहते हो तो टोरंटो टैक्स बुटीक वालों को कॉन्टैक्ट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।